Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. We have taught in last online classes क्लास 11th इंग्लिश ग्रामर टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक की हमने बेसिक नॉलेज की चर्चा की थी। आज बेसिक नॉलेज को लेकर के हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद की हमारी जो चर्चा रहेगी वो टॉपिक विशेष को लेकर के हमारी चर्चाएं रहेंगी, ठीक है। टॉपिक विशेष जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, ठीक है, उसको लेकर के हमारी चर्चा रहेगी, ठीक है। और आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और अगली वीडियो में हम सिलेबस को लेकर के भी, डिलीटेड सिलेबस क्या रहा है उसको लेकर के भी हमारी चर्चाएं आपके साथ रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए हम बेसिक कंसेप्ट को पूरा करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जैसा कि हमने पढ़ा था क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th इंग्लिश कंपलसरी की जो हमारी ये क्लास है, ठीक है, इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की हमारी एक चर्चा चल रही थी, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस में आप लोगों ने पढ़ा था एक मिनट, चल नहीं रहा। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की चर्चा SBOCA के अकॉर्डिंग हमने की थी। SBOCA के अकॉर्डिंग आपकी जो चर्चा है, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की जो हमारी चर्चा है SBOCA के अकॉर्डिंग, SBOCA के अकॉर्डिंग हमारी जो चर्चा है उसमें सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ हमने वर्ब के बारे में भी पढ़ लिया है। और वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जो चर्चा हुई है उसके बाद की चर्चा हमारी ऑब्जेक्ट को लेकर के है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद की चर्चा ऑब्जेक्ट को लेकर है। और ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल की चर्चाएं भी इस क्लास में ही करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन दो प्रकार के थे, नंबर के आधार पर और पर्सन के आधार पर। नंबर के आधार पर सिंगुलर, प्लूरल, और पर्सन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव के बारे में, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट के बारे में, रेगुलर, इर्रेगुलर के बारे में चर्चाएं की थी। वीक वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में भी हमने चर्चा की थी। टेंसेज के अंतर्गत प्रयोग होने वाली वर्ब फॉर्म के बारे में भी हमने चर्चा की थी, ठीक है। वर्ब में जो हमारी चर्चा हुई थी, वर्ब्स को लेकर के हमारी चर्चा हुई थी। वर्ब में हम सबसे पहले फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब वो कहलाती हैं ऐसी वर्ब जो टेंस के हिसाब से यूज होंगी फाइनाइट, और टेंस के हिसाब से यूज नहीं हो रही हैं, उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कह देते हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, वह वर्ब जो कर्म साथ में लेगी ट्रांजिटिव। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ में कर्म नहीं लेती है। प्रेजेंट से जिसको पास्ट में और पास्ट से प्रेजेंट में चेंज किया जा सकता है, जिसको पास्ट से प्रेजेंट में चेंज, प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं किया जा सकता। लिंकिंग वर्ब की चर्चा वॉज, वर, इज, एम, आर को लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद में हमने वीक वर्ब की चर्चा की, रेगुलर वर्ब की चर्चा की थी और इर्रेगुलर वर्ब की हमने चर्चा की थी। वीक, रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब की चर्चा के बाद वर्ब की 5 फॉर्म की बात की थी। फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, फर्स्ट फॉर्म में ING, सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म के। इसके अलावा हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में चर्चा की थी। ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या 24 थी, जिसमें से 13 मॉडल ऑक्सिलरी थी और 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी की हम चर्चा कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट की बात आती है, तीसरा कंसेप्ट है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है। कर्म की स्थिति वाक्य में मेन वर्ब के बाद होती है, ठीक है।
ऑब्जेक्ट की स्थिति वाक्य में कहाँ होती है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? कर्म। और कर्म की जो स्थिति होती है वो वाक्य में आफ्टर मेन वर्ब के बाद में, और मेन वर्ब फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आईएनजी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के बाद में हमेशा क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट पाया जाता है। ऑब्जेक्ट के प्रकार, ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, और उनमें सबसे पहला ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और नंबर 2 है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म। ऑब्जेक्ट की जो पहचान है, ऑब्जेक्ट की जो पहचान है वो कैसे होती है? सब्जेक्ट व वर्ब, सब्जेक्ट व मेन वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन कराना है। किसके साथ? व्हाट और हुम के साथ आप क्या कराइए? प्रश्न कराइए। जवाब में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कर्म, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। इसकी पहचान सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के साथ व्हाट हुम से प्रश्न कराने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम प्रत्यक्ष कर्म बोल देते हैं, इनडायरेक्ट को हम अप्रत्यक्ष कर्म बोल देते हैं। प्रत्यक्ष और क्या बोल देंगे इनको? अप्रत्यक्ष कर्म। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जो पहचान होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे निकल के आएगा? व्हाट के आंसर। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट के आंसर से प्राप्त होता है। लिख लेना आप लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट के आंसर से प्राप्त होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हुम के आंसर से प्राप्त होता है। हुम के आंसर से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे ही राइट्स ए नोबल, ये सब्जेक्ट हो गया। ओहो सिट 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 ही राइट्स ए नोबल, राइट्स क्या हो गई? वर्ब हो गई। ए नोबल क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब से आपने क्वेश्चन कराया व्हाट के साथ, वह लिखता है। क्या लिखता है? एक ऑब्जेक्ट। ए नोबल उपन्यास, तो व्हाट के जवाब में क्या प्राप्त हो गया? ऑब्जेक्ट। अब व्हाट से प्राप्त होता है वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए ए नोबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा टीचेज अस, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट हो जाएगा, टीचेज वर्ब हो जाएगा। ये आपके क्या हैं? इनकी पहचान आप कीजिए व्हाट और हुम शब्द के साथ। मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं और किसे पढ़ाते हैं? व्हाट का अर्थ होगा क्या, और हुम का अर्थ होगा किसे या किसको। मिस्टर शर्मा क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो व्हाट का जवाब हो गया ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाते हैं? अस, हमें या हमको पढ़ाते हैं, तो ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब व्हाट के जवाब वाला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म बोलते हैं। कर्म, मेन वर्ब के बाद में कर्म मिलता है। ठीक है, स्थिति, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोल देते हैं? कर्म। कर्म की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है? मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के बाद जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की पहचान सब्जेक्ट व मेन वर्ब के साथ व्हाट और हुम से क्वेश्चन कराएं, जवाब में ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। ऑब्जेक्ट के प्रकार, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 डायरेक्ट और नंबर 2 इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रत्यक्ष कर्म, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अप्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट के आंसर से प्राप्त होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हुम के आंसर से प्राप्त होता है।
ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो किससे प्राप्त होगा, व्हाट के आंसर से, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हुम के आंसर से प्राप्त होता है। ठीक है। एज जैसे ही राइट्स ए नोवेल, वह एक उपन्यास लिखता है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, और राइट एस या ई एस लग रहा है, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब से व्हाट से प्रश्न कराने पर एक नोवेल प्राप्त हुआ, और ये नोवेल क्या हो गया भैया, ऑब्जेक्ट, और व्हाट के जवाब वाला हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो मिस्टर शर्मा सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, अस ऑब्जेक्ट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि दोनों व्हाट हुम के जवाब हैं, लेकिन व्हाट के जवाब इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम के जवाब में अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है। ये यहाँ तक की ऑब्जेक्ट संबंधी नॉलेज रही। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्स भी होते हैं, आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फिक्स भी मान सकते हैं। अंग्रेजी ग्रामर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की संख्या बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। फिक्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हैं, फिक्स हैं, और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रत्यक्ष या निर्जीव कर्म भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको, निर्जीव कर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम सजीव कर्म भी बोल देते हैं। ठीक है। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ग्रामर में फिक्स होते हैं। फिक्स कौन से, तीनों पर्सन की संख्या कितनी होगी, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, ने। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, और दे का दे, देम। नेम यदि पुल्लिंग है तो ही उसके लिए हिम हो जाएगा, स्त्रीलिंग है हर, और नपुंसक लिंग मतलब ऑब्जेक्ट सब वस्तु है तो इट, और बहुवचन है तो दे का देम हो जाता है। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब पर्सन सजीव है, तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सारे ऑब्जेक्ट सजीव हैं। सजीव ऑब्जेक्ट को किस में रखा जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रखा जाता है। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाई जाती है। पैसिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही पैसिव बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें अतिरिक्त प्रपोजिशन नहीं लगता है, अतिरिक्त प्रीपोजिशन नहीं लगता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट दो हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सजीव और निर्जीव, पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट पर 3 होते हैं। आई वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन है। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम। ये ऑल आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। पैसिव भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाई जाती है क्योंकि ये सजीव है, और क्योंकि सजीव कर्म से पैसिव बनाने में अतिरिक्त प्रपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती है। मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट टू मिस्टर शर्मा, वो इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई मिस्टर शर्मा, तो टॉट के बाद टू अस लगाया, अतिरिक्त प्रपोजिशन। लेकिन जब वी आर टॉट इंग्लिश बाई मिस्टर शर्मा, इसमें आपको कोई अतिरिक्त प्रिपोजिशन की आवश्यकता नहीं हुई थी। ठीक है। यह है, इस प्रकार से आप लोग ऑब्जेक्ट के बाद की अगली चर्चा SBOCA, सी में अगला आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है आपका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का, पूरक। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। देखो
कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत सामान्यतः लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सेंटेंस पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करने में मददगार होता है, वाक्य पूरा करने में। ऐसे लिखो कॉम्प्लीमेंट पूरक, इसकी पहचान सेंटेंस वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान कराने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम्स, अपीयर्स को भी शामिल कर लेते हैं आदि। ठीक है, जैसे ही इज ए टीचर। ठीक है, ही इज ए टीचर, ही सीम्स ए लॉयन। ठीक है, ही इज ए टीचर। अब देखो ही इज, यदि मैं इसमें से टीचर शब्द को हटा दूं, ठीक है, तो क्या ये सेंटेंस पूरा होगा? नहीं होगा ना। तो जब जो सेंटेंस के अर्थ को पूर्णता प्रदान कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? आपके कॉम्प्लीमेंट। ही सीम्स ए लॉयन को यदि मैं हटा दूं तो सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इज और सीम्स ये दोनों क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब हो गई, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। और अब आपको कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है, वह क्या है? ही और इज को आपने जब प्रयोग किया तो व्हाट से प्रश्न करें, ही सीम्स के साथ आप व्हाट से प्रश्न करें तो ये लॉयन आंसर प्राप्त हो गया। लेकिन अंतर क्या है? ठीक है, अंतर यह है सब्जेक्ट व वर्ब से, सब्जेक्ट व वर्ब से व्हाट से प्रश्न कराने पर आंसर में निर्जीव कर्म, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म ही आना चाहिए, ही आता है। यदि कोई सजीव शब्द आ रहा है तो वह कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे देखो ही इज ए टीचर। अब देखो ही और इज वह क्या है? एक टीचर। क्या के जवाब में आपको एक टीचर है, वह प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? ये लॉयन आपके आंसर में प्रतीत हो गया।
अब सॉरी एग्लोइन आंसर प्राप्त हो गया। अब ये देखो व्हाट के आंसर में हमेशा निर्जीव आता है। सब्जेक्ट व वर्ब से व्हाट से प्रश्न कराने पर आंसर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव कर्म ही आता है, अर्थात निर्जीव शब्द आता है। ठीक है, क्या आना चाहिए? निर्जीव कर्म या निर्जीव शब्द ही आता है। और यहाँ टीचर कोई निर्जीव है क्या? सजीव है। लॉइन कोई निर्जीव है क्या? सजीव है। और जब सजीव आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। आई समझ में? कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। आपको कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट दोनों की पहचान होती उसी व्हाट शब्द से है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो शब्द क्या आना चाहिए, वो सजीव और निर्जीव में उसमें अंतर आपको देखना है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट की तरह ही है। ऑब्जेक्ट की तरह कॉम्प्लीमेंट, जैसे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट भी दो ही प्रकार के हैं, डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट और इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दोबारा समझें। ठीक है, वाक्य के अर्थ को पूर्णता प्रदान कराने वाले शब्दों को कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी हो गई पूरक कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लिंकिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, सीम्स, अपीयर्स होती हैं। एज जैसे ही इज ए टीचर, ही और इज के साथ ए टीचर क्या है? ही सीम्स ए लॉइन क्या है? तो सब्जेक्ट और वर्ब से प्रश्न कराया व्हाट के साथ, वह है क्या है? एक टीचर। वह प्रतीत होता है क्या? एक शेर। अब व्हाट के जवाब में हमें पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, निर्जीव कर्म निर्जीव शब्द आता है, और यहाँ ये टीचर और ये लॉइन सजीव हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और वैसे भी इज और सीम्स कौन सी वर्ब हैं? लिंकिंग वर्ब हैं। ऑब्जेक्ट के साथ तो ट्रांजिटिव वर्ब आनी चाहिए, सकर्मक क्रिया आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट की बात हुई। ठीक है, और देखो कॉम्प्लीमेंट का एक उदाहरण और मैं आपको दे करके बताता हूँ। दे इलेक्टेड मोहन ए प्रेसिडेंट। अब अंडरलाइन मोहन क्या है और प्रेसिडेंट क्या है? दे सब्जेक्ट हो गया, इलेक्टेड क्या हो गया? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब से आपने क्वेश्चन कराया व्हाट और हुम के साथ। उन्होंने चुना, क्या चुना और किसे चुना? क्या चुना? एक प्रेसिडेंट चुना। किसे चुना? मोहन को चुना। अब क्या और किसे, अब ये दोनों क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन सुनो, व्हाट के जवाब में क्या आना चाहिए? व्हाट के जवाब में क्या आना चाहिए भैया? निर्जीव शब्द आना चाहिए। और एक प्रेसिडेंट, एक अध्यक्ष या प्रेसिडेंट की जगह पर मैं लिख दूँ सरपंच। तो सरपंच कोई नपुंसकलिंग या कोई वस्तु तो होती नहीं है। ठीक है, निर्जीव तो होता नहीं है, सजीव होता है। ठीक है, तो ये सरपंच क्या है यहाँ पर? ठीक है, ये सरपंच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सरपंच यहाँ पर क्या नहीं है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब होगा निर्जीव शब्द होने चाहिए या निर्जीव कर्म होना चाहिए, और ये सरपंच निर्जीव कर्म नहीं है। तो क्या होगा भैया? ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कॉम्प्लीमेंट। किसे चुना? मोहन। मोहन तो पर्सन है कि नहीं है? तो मोहन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। कौन सा क्या हो जाएगा? मोहन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में भी इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट की जगह में ये क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, मोहन ए सरपंच, किसको चुना है सरपंच? मोहन को। जैसे आता है उसमें ही इज ए टीचर। अब टीचर कौन है भैया?
ही इज ए टीचर, तो टीचर ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ए टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ टीचर कौन है, ही है, और ही कौन है, टीचर। मोहन कौन है, सरपंच, और सरपंच कौन है, मोहन। मोहन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में है, तो ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये ही से, ही टीचर है, और टीचर कौन है, ही है, तो ही सब्जेक्ट से कनेक्टेड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और नंबर दो हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दो हो गए ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हिंदी लिख सकते हैं, ऐसे कॉम्प्लीमेंट शब्द जो सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, ऐसे पूरक शब्द जो सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ऐसे पूरक शब्द जो किससे जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे पूरक शब्द जो किससे जुड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ये सरपंच मोहन ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। टीचर ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ऐसे पूरक शब्द जो सब्जेक्ट से जुड़े हुए होंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे पूरक शब्द जो ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। इस प्रकार से ये कॉम्प्लीमेंट की हमारी चर्चा कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की हमारी इस चर्चा के बाद अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।